हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो प्रीवियस वीडियो अपलोड करी थी स्टूडेंट्स, तो उसमें हम लोग जो हैं मटेरियल मैनेजमेंट पढ़ रहे थे बच्चों। और मटेरियल मैनेजमेंट में मैंने आपको उसके अर्थ, प्रकार और उद्देश्य, है ना, ये क्वेश्चंस मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को करा दिए थे। लेकिन बच्चों बीच में ही जो है ज़रा सा भी टच हो जाता है तो वो आपकी वीडियो ब्रेक हो गई थी, है ना। तो उसके बाद में फिर जो वो लेकिन वो क्वेश्चन वहीं पर पूरा हो गया था बच्चों, जहाँ पर वो वीडियो ब्रेक हुई थी वहीं पर वो क्वेश्चन पूरा हो गया था। तो ये बच्चों मैंने यहाँ तक आपका वित्तीय उद्देश्य जो मैंने आपको बुक में से बताया था, ये जो है सारे हमने उद्देश्य पढ़ लिए थे। यानी कि आपके मटेरियल मैनेजमेंट का अर्थ, प्रकार और उद्देश्य, ये क्वेश्चंस हो गए बच्चों हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वित्तीय सामग्री प्रबंधन के जो है कार्य क्या होते हैं बच्चों, इसके सामग्री मटेरियल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। यानी कि, है ना, अब ये देखिए इसके में जो है ये देर आर 7 टाइप्स ऑफ वर्क, ये 7 प्रकार के काम हैं जो सामग्री प्रबंधन के अंतर्गत किए जाते हैं। सबसे पहला आपका प्रोग्राम आता है सामग्री योजना। यानी कि जो मटेरियल उसमें लगने वाला होता है बच्चों, जो मटेरियल हमें यूज़ करना होता है उसकी हमें पहले एक प्री प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि कौन सा कितना मटेरियल हमें कितनी क्वांटिटी में चाहिए, है ना। रॉ मटेरियल चाहिए या जो पीछे हमने ऊपर पढ़ा था अर्धनिर्मित माल चाहिए या निर्मित माल चाहिए। यानी कि जो भी मटेरियल से रिलेटेड बच्चों यानी कि जो भी प्लानिंग होती है वो पहले उसमें कर ली जाती है, प्री प्लानिंग कर ली जाती है। सेकंड है आपका स्टोर कीपिंग, यानी कि स्टोर, यानी कि जो मटेरियल है, मान लीजिए रॉ मटेरियल भी के लिए भी रखने के लिए भी बच्चों स्टोर चाहिए होता है। यानी कि जिससे क्या होगा कि आपका जो मटेरियल है बच्चों एक जगह पे गोदाम में होना चाहिए, उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि मटेरियल रॉ मटेरियल वहाँ पर रखा जाए या रॉ मटेरियल को, यानी कि जब प्रोडक्ट तैयार हो जाए उसको बनाने के रखने की एक जो है व्यवस्था होनी चाहिए। खरीद, यानी कि खरीद पर ध्यान देना चाहिए कि मतलब हमें कौन सा मटेरियल की कितनी खरीद करनी है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है ना। इन्वेंट्री नियंत्रण विज्ञापन, यानी कि इसमें विज्ञापन आपको इसमें देने चाहिए। विज्ञापन देते हैं कि मतलब जो आपका जो प्रोडक्ट बन गया है उसको सेल करने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट का सहारा लिया जाता है ना, वो उसके बारे में, यानी कि प्रोडक्ट बन चुका है, ये क्वालिटी है, ये फंक्शंस हैं, ये जो भी कुछ है इसके बारे में। फिर आपको परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशंस, यानी कि आप इस माल को ले जाने की व्यवस्था कैसे करनी है, कहाँ किसके द्वारा कैसे माल हमारा बच्चों भेजा जाएगा। फिर सामग्री के निपटाने, यानी कि सामग्री को अब, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट बन गया है अब उसको जो है यानी कि सेल करने के लिए मार्केट में उसको भेजना, कि भाई सामान जो है कहाँ कहाँ उसको हम भेजा जाए, ये जो मटेरियल है इसको कैसे निपटारा किया जाए। स्क्रैप व अधिवेशन का निपटान करना, यानी कि जो भी आपका रॉ मटेरियल बच जाता है बच्चों या जो भी कुछ होता है तो वो सब उसके बारे में ध्यान रखना। बच्चों ये देखो मैंने आपको बच्चों पहले शुरू से बता रही हूँ कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो हैं बुक में नहीं हैं और हमारे पास बुक भी एक ही है। तो ये जो सामग्री प्रबंधन के कार्य हैं, मटेरियल मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, ये गूगल पे सर्च करके हमने देखे हैं बच्चों। तो आप भी जो है ये पॉइंट्स जब आप जो है मटेरियल मैनेजमेंट फंक्शन पे आप करेंगे, टाइप करके उसको सर्च करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपके सामने आ जाएंगे बच्चों, है ना। तो आप जो है उस पर जाकर गूगल पे सर्च करिए और उनकी सारी डिटेल अच्छी तरह से आप ले लीजिएगा। ये बच्चों काफ़ी टाइम हो गया मुझको इसके टॉपिक पढ़ाते, अब तो 4th चैप्टर पे आ गए हैं, तो इसलिए, है ना, अभी मैं वीडियो फटाफट आपके बनाकर डाल देती हूँ सो दैट आपको कोई नुकसान ना हो बच्चों। तो ये सामग्री प्रबंधन के बच्चों कार्य जो हैं ये आप क्या हैं गूगल पे सर्च करेंगे तो ये सारे हेडिंग मिल जाएंगे, फिर इनकी डिटेल आप अच्छी तरह से उसमें से पढ़ लीजिएगा, लेकिन कर जरूर लीजिएगा बच्चों क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये आ गया, मटेरियल मैनेजमेंट फंक्शन, सामग्री प्रबंधन के कार्य, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम बच्चों अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, सामग्री नियंत्रण की टेक्निक बच्चों। अब यानी कि जो सामग्री बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों टेक्निक्स आपकी ABC एनालिसिस, यानी कि एबेस है विश्लेषण तकनीक, और दूसरी है आपकी आपके इसके बाद में फिर यह EOQ मितव्ययी आदेश मात्रा तकनीक। यानी कि जो टेक्निक्स हैं दो, एक तो ये हो गई आपकी ABC एनालिसिस टेक्निक्स, एबेस है विश्लेषण तकनीक, और दूसरी हो गई आपकी मितव्ययी आदेश मात्रा तकनीक EOQ,
है ना, ये दोनों बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस टेक्निक्स पर क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो जब आप वीडियो देखें तो इन टेक्निक्स को ज़रूर आप कर लीजिएगा, ठीक है, इनको कर लीजिएगा। और बच्चों इसमें क्या है, ABC एनालिसिस मैंने जो है इसकी शायद फ़ोटो भी डाल रखी है ग्रुप पर बच्चों, मैंने इनकी फ़ोटो भी डाल दी है, ठीक है, मैंने इनकी ग्रुप पे फ़ोटो भी डाल रखी हैं, तो आप जो है उसमें से अच्छी तरह से देख लीजिएगा। लेकिन अब मैं आपको बुक में से समझाने जा रही हूँ, तो ग्रुप पर आप जब इस ग्रुप में जाएंगे बच्चों, तो जितनी भी IMED की जो वीडियोस पड़ी हुई हैं वो आप सब लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब हम इस टेक्निक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, ABC टेक्निक्स, इसको समझिए बच्चों, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, पहले देखिए, सामग्री नियंत्रण में महत्वपूर्ण विषय वस्तु सामग्री नियंत्रण की तकनीक तथा उसका उपयोग है। यहाँ पर मुख्य तकनीकों का विवरण संक्षेप में प्रस्तुत है। सबसे पहले हमारी आ गई ABC विश्लेषण तकनीक, ABC एनालिसिस टेक्निक। देखिए बच्चों, इसमें क्या है, देखिए, यह विश्लेषण वार्षिक उपयोग की मात्रा पर निर्भर करता है। यह एक ऐसा विश्लेषण है जो चुने हुए नियंत्रण यानी पर आधारित होता है, और प्राय हमेशा इसका रिजल्ट जो अच्छा नियंत्रण होता है, और इसको जो है ऑलवेज बेटर कंट्रोल के नाम से पुकारा जाता है। इसका निकनेम है, ये इसके नाम से पुकारा जाता है। निकनेम का तो मतलब आपको पता ही है बच्चों, जो हमारे ओरिजिनल नेम से अलग होते हैं, जो घर में नाम ले जाते हैं, उनको निकनेम बोला जाता है। तो बच्चों ये है ना, कि यानी कि एक साल, ये जो है पूरे साल भर का इसका जो है प्राय जो ब्यौरा होता है ना, जो भी है उसके बारे में इस पर डिस्कशन किया जाता है कि हम कैसे इसको नियंत्रण को कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे इसमें क्या है कि सामग्री नियंत्रण की तकनीक में ये सबसे सरल तकनीक है, और परंतु यह बड़ी उपयोगी भी है। प्राय एक संस्था को इसकी उत्पादन के कार्यों के लिए 1000 इकाइयाँ रखनी होती हैं, यानी कि बहुत सारे प्रकार के वर्क करने पड़ते हैं बच्चों। कोई भी आप जो फैक्ट्री खोलें तो उसमें बच्चों कितने प्रकार के वर्क होते हैं, है ना, बहुत सारे प्रकार के वर्क होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो सभी मूल्य समान मूल्य की नहीं होती। यानी कि बहुत सारी इकाइयों का मतलब हो गया कि हमारी फैक्ट्री में बहुत सारे प्रकार के, एक मिनट बच्चों, कि हमारी फैक्ट्री में जो है बहुत सारे प्रकार के बच्चों जो है, थोड़ा सा आपको इधर बुक में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने इसको टर्न किया है, कि क्या होता है बच्चों कि बहुत सारी जो है हम काफ़ी मटेरियल यूज़ करते हैं, और जिनकी कीमत लगभग समान नहीं होती, मतलब एक सी नहीं होती है। कोई मटेरियल कितने पैसों का आता है, और कोई मटेरियल कितने का, है ना, कोई सस्ता होता है, कोई महंगा होता है। और कुछ मदों का मूल्य बहुत कम, मदों का मतलब होता है आइटम, ठीक है, आइटम यानी कि सामग्री। कुछ मदों का मूल्य बहुत कम और कुछ का बहुत अधिक होता है ना। अब इसमें क्या है कि मतलब देखो, अब ये तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि जब कोई जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, तो कुछ मटेरियल कॉस्टली पड़ता है, कुछ बहुत सस्ता होता है। लेकिन क्या होता है इसमें कि इसमें कुछ मदों का मूल्य बहुत कम होता है और उसकी संख्या बहुत अधिक होती है। यानी कि क्या होता है कि कम पैसे में ज़्यादा आइटम, समझ लीजिए इस हिसाब से कि मान लीजिए कोई आइटम है, आप जो रॉ मटेरियल है, और वो जो है यूज़ किया जाता है, लेकिन क्या है उसकी संख्या तो बहुत ज़्यादा होती है, उसकी संख्या तो बहुत कम होती है, लेकिन उसकी कीमत बहुत अधिक होती है। जबकि कुछ मदों का मूल्य बहुत अधिक होता है, लेकिन संख्या कम होती है। यानी कि कुछ मटेरियल जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। अतः अधिक मूल्य की इकाइयों पर अधिक कठोर व कम मूल्य की इकाइयों पर अधिक कम नियंत्रण की आवश्यकता होती है। यानी कि अब क्या है कि बैलेंस करना, ये जो मदों में नियंत्रण का मतलब ये हो कि फाइनेंशियली चीज़ों को बैलेंस करना। यानी कि इनका कहना यह है कि कुछ आइटम तो ऐसे होते हैं बच्चों कि जो कम खरीदे जाते हैं, लेकिन उन पर लागत बहुत ज़्यादा आती है, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। और कुछ आइटम ऐसे होते हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा खरीदे जाते हैं, लेकिन उनकी कीमत कम होती है। तो यानी कि कम मूल्य पर अधिक कम मूल्य वाली चीज़ पर कम नियंत्रण, और अधिक मूल्य वाली चीज़ों पर अधिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अब ये बच्चों एक ग्राफ के द्वारा समझिए, श्रेणी या वर्ग ABC, यानी कि 3 वर्ग में इन्होंने इस बात को समझाया कि 3 वर्ग में डिवाइड कर दिया ABC, मूल्य का प्रतिशत और फिर उसके बाद में इकाई का प्रतिशत। यानी कि मूल्य मान लीजिए A वर्ग है,
उसका मूल्य प्रतिशत है 60 से 70%, और उसकी कीमत आइटम कितने हैं 5 से 10%। यानी कि जो मटेरियल है वो 5 से 10% यानी कि 5 से 10% है, लेकिन उसका मूल्य प्रतिशत जो है 60 से 70 है ए श्रेणी में। और बी श्रेणी में बच्चों क्या है कि 20 से 25% जो है मूल्य का प्रतिशत है, और इकाई की कीमत कितनी है 25 से 35%, है नहीं कि मूल्य प्रतिशत कम है और इकाई ज़्यादा है। और सी श्रेणी में क्या आता है कि 5 से 10%, 5 to 10% तो मूल्य लगता है, और जबकि सामग्री कितनी होती है 50 से 60%, यानी कि सबसे ज़्यादा सी, यानी कि पैसा कम और आइटम ज़्यादा। बी पर पैसा कम और आइटम भी ज़्यादा, और ए पर क्या है आइटम पर पैसा ज़्यादा और आइटम कम। तो ये होता है ABC विश्लेषण। अब ये है इसमें कि इस तकनीक के अनुसार सामग्री के सभी मदों को ABC 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, तथा वर्गीकरण पीछे चित्र सारणी के अनुसार किया जाता है। ये जो AB है, ये 6.1 जो हमारी वो दे रखी है सारणी, उसके आधार पर किया जाता है। इस वर्गीकरण के पश्चात ए वर्ग की मदों पर कठोर नियंत्रण उच्च प्रबंध द्वारा किया जाना चाहिए। यानी कि इस पे सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है कि एक तो आइटम बहुत कम आ रहा है और पैसे की लागत बहुत ज़्यादा लग रही है। बी वर्ग के मदों की नैतिक नियंत्रण यानी कि एवरेज, बीच में मिडिल और मध्यम प्रबंधन द्वारा, तथा सी वर्ग में ढीला नियंत्रण किया जाना चाहिए। यानी कि बी में हमें मीडियम कंट्रोल रखना चाहिए और सी में बिल्कुल लूज कंट्रोल रखना चाहिए, और इसके अनुसार हमें नीति अपनानी चाहिए। अब निम्न आधारण उन्होंने बता रखा। अब देखिए फिर एक एग्जाम तालिका और बताइए इसमें ABC, ठीक है ना। अब वो तो एक सारणी के द्वारा समझाया गया था। अब देखिए ABC में यानी कि नंबर ऑफ टोटल आइटम्स कितने हैं 300 तो टोटल आइटम है, और परसेंटेज रुपीज़ कितना है 6%, और वैल्यू क्या है यानी कि 70,000, और परसेंटेज यानी कि 70%, यानी कि जो परसेंटेज रुपीज़ लगी है वो 6% लगी है, और वैल्यू 70,000। बी पर है 1500 तो आइटम है, और जबकि परसेंटेज रुपीज़ लगी है 30%, और वैल्यू कितनी है 20,000, और परसेंटेज टोटल कितना हुआ 20%। सी पर देखिए कि 3200 तो हमारे आइटम है, और परसेंटेज रुपीज़ यानी कि कितना खर्च हुआ है 64% पैसा खर्च किया है, और वैल्यू आइटम कितनी है 10,000, और 10% बेटी जितना आपके वो ख़रीदा उतना ही बच्चों वैल्यू टोटल निकली है ना। तो टोटल ये बैठा, ठीक है ना। तो ये चीज़ कि आइटम कम है और पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, आइटम ज़्यादा है सेकंड नंबर पे, पैसे कम खर्च हो रहे हैं, थर्ड नंबर पे आइटम और भी ज़्यादा है और पैसे उससे भी कम खर्च हो रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें यानी कि जो टोटल ऑफ आइटम, परसेंटेज रुपीज़ और वैल्यू ऑफ टोटल, है ना, वैल्यू ऑफ टोटल वैल्यू कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, ये चीज़ देखने की है ABC विश्लेषण में। यही बच्चों ABC विश्लेषण यानी कि ABC टेक्निक्स या ABC एनालिसिस टेक्निक, ये सब कुछ आपको ASAT, इसमें कुछ नहीं काटना है बच्चों, सेम टू सेम अभी और भी बताऊंगी। इसको देखिए आप सेम टू सेम ऐसे ही एज इट इज़ लिख देंगे पूरा जैसे है ये। देखिए मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप गलत ना करें, इसको मतलब स्टेबल रहे आपके लिए कैमरा। और बाकी बच्चों रोज़ जो है संडे को छोड़कर मंडे टू सैटरडे जो है डेली हमारी 4 बजे IMED की लाइव क्लास लगती है जूम ऐप पर। अगर ग्रुप में आप हैं अभी तक क्लासेस अटेंड नहीं करिए तो करिए, ये वीडियो भी देख लीजिएगा और जूम क्लास भी अटेंड करिए आप लोग। 6 सेमेस्टर देख लिया आपने। अब आगे दिखाते हैं बच्चों। ये देखिए अब ये आगे, अब इसके आगे का ही है पोर्शन ये कि उपरोक्त तालिका को ध्यानपूर्वक देखने में पता चलता है कि ए वर्ग की सामग्री में कुल मदों की
मदों केवल 6% है, परंतु कुल मूल्य का 70% भाग इसमें लगा है। जबकि बी वर्ग में कुल मदों की 30% है, परंतु मूल्य 20% है। सी वर्ग में कुल मदों का 64% है, परंतु कुल मूल्य है 10%। ये है, मतलब आपको समझा दिया है ना। अब देखिए इस ग्राफ के द्वारा समझिए पैरेटो वर्क, इसको पैरेटो वर्क के द्वारा समझिए। पैरेटो वर्क इसको बोलते हैं। है ना। अब देखिए, अब किसी संस्था में ABC विश्लेषण विधि लगाने की निम्न प्रक्रिया अपनानी चाहिए। है ना, कि इसमें कैसे, कि सर्वप्रथम प्रत्येक सामग्री पद को एक अवधि में प्रयोग की जाने वाली मात्रा निर्धारित किया जाना चाहिए। यानी कि जो हमारा मटेरियल है उसको हम कब तक, उसकी एक डेडलाइन बना देनी चाहिए कि इस डेडलाइन तक जो है हम उस मटेरियल को यूज़ कर लेंगे। ठीक है ना। प्रत्येक सामग्री मद की राशि सामग्री की इकाइयों को मूल्य से गुणा कर ज्ञात की जाती है। यानी कि जो राशि है वो उसकी सामग्री इकाइयाँ, मतलब कितना कुल आइटम है, उससे डिवाइड करके निकाली जाती है। सामग्री मदों की उनकी राशि के अनुसार ऊपर से नीचे की क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में बिना उनकी मात्रा का लिहाज रखे रखा जाता है। यानी कि कितना ऊपर से नीचे, है ना, ऊपर से जो है नीचे की ओर समस्त मूल्यों का एक चलता योग किया जाता है। यानी कि जो पैसे लगे उनका एक टोटल एवरेज निकाला जाता है। प्रबंध का निर्माण करना होता है कि कितने प्रतिशत मूल्य की सामग्री अथवा कितने प्रतिशत कुल संख्या की सामग्री ABC वर्ग में रखी जाए। इसी के अनुसार वर्गीकरण कर दिया जाता है कि किन किन आइटम्स को जो है हम ABC वर्ग कैटेगरी में रख सकते हैं। अब देखिए ये है आपका ये इन्होंने जो है ड्राफ्ट के द्वारा समझा दिया बच्चों आपको। ठीक है ना, यहाँ से देखिए जो पीछे हमने ये वाली दिखाई थी ये तो आप बनाएंगे, लेकिन अगर ये नहीं बनाना तो नहीं बनाइएगा, कोई बात नहीं, लेकिन डिटेल ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये अभी आगे देखते हो। यहाँ तक है ये। अब देखिए ABC विश्लेषण प्राय पैरेटो वर्क द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो दिखाया था। इस वक्त से स्पष्ट है कि 75 लागत केवल 20 वस्तुओं आइटम की है, जबकि 90% लागत केवल 45 इकाइयों की है। ABC में खुला नियंत्रण किया जा सकता है कि इस संस्था को लाभ प्राप्त हो। इसे चित्र में समझाया भी गया है। उपरोक्त चित्र से स्पष्ट होता है कि A मदों की वस्तुओं पर कठोर नियंत्रण ही मितव्ययी है, B वर्ग की वस्तुओं पर औसत नियंत्रण और C वर्ग की वस्तुओं पर ढीला नियंत्रण लगाया जा सकता है। यानी कि जो कठोर नियंत्रण लगाया जा सकता है वो A जो है वर्ग पर लगाया जा सकता है, क्योंकि उसकी लागत ज़्यादा होती है और आइटम कम होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके लाभ क्या होते हैं। इसमें ABC जो हमारी ये है टेक्निक, इसके लाभ क्या होते हैं। लाभदायक वृद्धि, इंक्रीज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि मदों पर किए जाने नियंत्रण के व्यय को समाप्त किया जा सकता है, तथा A मदों में अधिक आदेश स्तर पर निर्धारण में व्यय तथा संग्रहण व्यय की कमी आती है। इस प्रकार उपलब्ध पूंजी अन्य लाभकारी उपयोग में विनियोजित करी जा सकती है। यानी कि जब इसमें से पैसा बचाया जाएगा तो वे किसी और दूसरी जगह पर उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके द्वारा इन्वेंट्री की प्राथमिकता निश्चित की जाती है। भंडार में कर्मचारियों को पर्याप्त समय मिल जाता है और भंडार में रखरखाव अच्छा हो तो उत्पादन विभाग की पूर्ति सुधर जाती है। यह देखिए ये इसके लाभ हो गए।
ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन ABC टेक्निक के द्वारा। अभी बच्चों हम जो हैं अभी एक दूसरी टेक्निक बाद में इसी में आएगी, पहले आप जो हैं अब ये एक क्वेश्चन करिए। सामग्री स्कंद को विभिन्न स्तरों का निर्धारण करना। सामग्री स्कंद के विभिन्न स्तरों का निर्धारण, लेवल्स ऑफ मटेरियल, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मटेरियल। देखिए बच्चों कि सामग्री के तने एक महत्वपूर्ण तकनीकी में जो है इसमें जो है लेवल्स होते हैं बच्चों, इसमें डिफरेंट टाइप्स के लेवल्स होते हैं। अब इसमें सबसे पहले बस आपको लेवल्स में ये देखिए कि सामग्री के मुख्य स्तर इस प्रकार हैं: न्यूनतम स्कंद स्तर, अधिकतम स्कंद स्तर, आदेश स्तर या पुनः आदेश स्तर, औसत स्कंद स्तर या खतरे की घंटे का स्तर। अब है न्यूनतम, इसे सुरक्षित या बफर स्टॉक भी कहते हैं क्योंकि स्टॉक में न रहने के कारण भी इसे सुरक्षित रखा जा सकता है और इसे रिजर्व स्टॉक भी कहते हैं। अब देखिए न्यूनतम स्कंद को यानी कि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग मिनिमम स्टॉक लेवल को, माल प्राप्त करने में लगने वाला समय, है ना। अब ये इसके आगे न्यूनतम आपने जो पढ़े ना उसके हैं ये प्रभावित कारक। फर्स्ट जो आपने लेवल पढ़ा है, पहला पॉइंट क्या आएगा कि माल प्राप्त में करने में लगने वाला समय, कि माल के आदेश लेने से और देने से और लेने तक के माल के प्राप्ति का समय, यानी कि समय संस्था में न्यूनतम स्कंद स्तर पर बहुत हद तक प्रभावित करता है। यदि वह समय पर अधिक होता है तो न्यूनतम स्कंद स्तर भी अधिक होगा। इसके विपरीत स्थिति में उपक्रम में न्यूनतम स्कंद स्तर नीचे रखा जा सकता है। यानी कि जो है जो सामान की बच्चों समझ जाना ही ऐसे है कि जब हम किसी माल को ऑर्डर देते हैं रॉ मटेरियल का, और उसे ऑर्डर देने से और ऑर्डर लेने तक आने तक जो समय लगता है उसके बारे में है। यानी कि हमें जो है क्या करना चाहिए कि जो मटेरियल हमारा ख़त्म होने वाला था उसे पहले से ही मंगा लें। अब देखिए जैसे ये है देशी अथवा आयात किए जाने वाले स्कंद, यदि सामग्री अपने देश पर ही है तो उसे मंगाने में अधिक निश्चितता होती है, यानी कि कम समय लगता है, और स्कंद में न्यूनतम स्तर रखा जाए तो कार्य सुचारू रूप से चल सकता है। यानी कि न्यूनतम स्तर का मतलब हुआ कि उस मटेरियल को यदि कम भी मंगाया जाए, कम अपने स्टॉक में रखें तो भी हमारा काम चल सकता है, क्योंकि वो जो है हमें तुरंत अवेलेबल हो जाएगा, हमारे देश में ही मिलता है और वो तुरंत हमें अवेलेबल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, समय की बचत होगी। लेकिन इसके अपोजिट यदि सामान हमारा बाहर से आएगा, हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो भाई उसके लिए हमें क्या होगा कि मंगाने में अनिश्चितता कम रहेगी। यानी कि इससे बेटर है कि हम उस मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा मंगा कर रखें और अपने भंडार गृह में भी उसका स्टॉक ज़्यादा रखें। स्कंद की उपलब्धता यानी कि इन्वेंट्री, यदि सामग्री की आपूर्ति अधिक सुलभ है तो सामग्री का भंडार कम रखने में भंडार में उस सामग्री का काम चल सकता है। परंतु यदि सामग्री बड़ी कठिन से उपलब्ध होती है तो न्यूनतम स्तर को ऊंचा स्तर करना आवश्यक है, यानी कि उसको ज़्यादा स्टोर करने की ज़रूरत है। उत्पादन में रुकावट की संभावनाएं, यदि रुकावट कार्य निश्चित रूप से चलता है तो न्यूनतम स्कंद स्तर को भी पूर्ण निश्चितता के साथ निर्धारित किया जा सकता है।
परंतु यदि उत्पादन कार्य में विभिन्न कारण जैसे विद्युत संकट, श्रमिकों की हड़ताल, मशीनों का बार बार खराब होने आदि से रुकावट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो न्यूनतम स्कंद स्तर निर्धारित करने के लिए अनिश्चितता का वातावरण बन जाता है। यानी कि जो संभावनाएं आती हैं, यानी कि सामान खत्म हो गया तो काम रुक गया, प्रोडक्टिविटी हमारी रुक गई, तो इससे देख लीजिए। अन्य तत्व अदर फैक्टर्स ऊपर जैसे सामग्री के परिवहन, रख रखाव, परिवर्तन की संभावनाएं, राजनीतिक अस्थिरता, सामग्री के निकट भविष्य में उपलब्धि की संभावनाएं आदि इसके न्यूनतम स्कंद स्तर की एक बड़ी तक सीमा को प्रभावित करती हैं। यानी कि जो और अलग जो प्रॉब्लम होती हैं वो इन चीज़ को भी बहुत इफेक्ट करती हैं। देख लीजिएगा आप सब। अब इसके लाभ क्या होते हैं देखिए बच्चों। लाभ क्या होते हैं इसके बफर स्टॉक के लाभ क्या होते हैं कि क्या कहते हैं, उपभोक्ता दर में होने वाले उच्च वर्चन पर्याप्त का ध्यान रखा जा सकता है। उत्पादन में देरी होने की अवधि में पर्याप्त समय की व्यवस्था कर सकते हैं। समय की देरी होने की स्थिति में उसका हिसाब किताब रख सकते हैं और उत्पादन लाइन पर कार्य की रुकावट को रोक सकते हैं। फिर आता है आपका, अब आ गया दूसरा, अधिकतम स्तर को प्रभावित करने वाले कारक। अधिकतम स्कंद स्तर को प्रभावित करने वाले कारक। मूल्यों में परिवर्तन की संभावना, यानी कि जो हमारी सामग्री है मूल्य में निकट होने वाली परिवर्तन की संभावना का अधिकतम ध्यान, मतलब अधिकतम स्कंद स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मतलब कि जो मटेरियल हमने अपने गोदाम में ज़्यादा से ज़्यादा रख रखा है और हमें पता चलता है कि फ्यूचर में क्या होगा कि उसके पैसे कम हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा नुकसान होगा। यदि निकट भविष्य में होने वाली संभावना है, यदि हमें पता है इस बात का जरा सा भी हमें आइडिया है कि जो मटेरियल हम खरीदने जा रहे हैं और आज तो वो महंगा है, लेकिन इन फ्यूचर यानी कि कुछ एक आधे महीने में या आने वाले समय में उसके मूल्य में गिरावट आ जाएगी, है ना, वो कम रेट का हो जाएगा, तो भाई उसे अधिक क्यों खरीदा जाए, उसे उसी समय इतना खरीदना चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता हो। निकट भविष्य में उसके रेट गिरेंगे तो हम ज़्यादा खरीद सकते हैं। फिर है भंडार की सुविधा। अरे भाई आप जो स्टोर की भंडार सुविधाएं भी अधिकतम स्कंद मूल्य के निर्धारण को प्रभावित करती हैं। यदि हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है स्टोर कीपिंग की, हमारे पास यदि पर्याप्त व्यवस्था है तो बच्चों हम उसको जो है रख सकते हैं। अगर नहीं है तो इसके विपरीत जो है उसको रखना हमारे लिए मतलब गलत होगा, क्योंकि ख़राब भी हो सकता है हमारा। उपक्रम की वित्तीय स्थिति। यदि उत्पादन इकाइयों के पास पर्याप्त मात्रा में वित्त व्यवस्था है तो हमारे पैसा ज़्यादा, यानी कि हमारे पास फाइनेंशियली हम स्ट्रॉन्ग हैं तो हम अधिक मात्रा में सामान को रख सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास पैसा कम है तो हम सामान को ज़्यादा ना खरीदें बल्कि उसका स्तर नीचे ही रखें। प्राइस। यदि काम आने वाली सामग्री काफ़ी कीमती है तो उसकी अधिकतम सीमा लगभग नीचे ही रखनी चाहिए, यानी कि उसको कम खरीदना चाहिए। जबकि आवश्यक सामग्री कम मूल्य होने से उसकी स्थिति को हम ऊंचा रख सकते हैं, यानी कि उसको ऊंचा नीचे का मतलब है कम और ज़्यादा, तो हम उसको ज़्यादा भी मंगा सकते हैं। ये देखिए,
फिर है और क्या है इसमें, चोरी की संभावनाएं। बच्चों चोरी की संभावनाएं बच्चों आप देखते ही हैं कि भाई अगर कोई ज़्यादा मान लीजिए आपका सामान, आपके पास ज़्यादा सामान है गोदाम में, तो क्या है चोरी की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो इसे जो महंगा आइटम होता है उसे कम रखने में ही भलाई होती है। इसके विपरीत यदि हमारे पास हमारा मटेरियल सुरक्षित है और मतलब हमारे पास सुरक्षित रखने की व्यवस्था है तो हम उसे ज़्यादा भी रख सकते हैं। कई बार आप देखना कि कई बार सेल करने के लिए आ जाते हैं वो, कई बार कि आप जो है पैंट शर्ट के पीस ले लीजिए, हम सस्ते में दे देंगे। तो वो ऐसा ही होता है कि वो गोदाम से माल को चुरा लिया जाता है, फिर उसको औने पौने दामों में मार्केट में बेचकर पैसा कमाया जाता है, जबकि उनका कुछ नहीं लगा होता है। बस अगर वो 200 रुपये का बता देते हैं, अगर बच्चों को 100 रुपये में भी दे जाते हैं। पैट मतलब अच्छी क्वालिटी के होते हैं, लेकिन वही सब चोरी का माल होता है। अन्य कारक अदर फैक्टर्स होते हैं, जैसे सामग्री के अप्रचलन की संभावनाएं, सरकारी नीति, राजनीतिक उथल पुथल, ये सब। फिर आपके देखिए आदेश स्तर या पुनः आदेश स्तर, ऑर्डरिंग लेवल और रिकवरी ऑर्डरिंग लेवल, यानी कि पुनः यदि कोई सामान ख़त्म हो जाता है उसे दोबारा मंगाना है ना, उसको ऑर्डर देना, रीऑर्डर देना, तो उसकी काम में साफी मतलब आदेश दे देना। यदि हमारे पास हमें पता है कि वो मटेरियल जो है हमारे पास ही है, हमारे पास ही उपलब्ध हो जाएगा, तो भी हमें उसे क्या है न्यूनतम सीमा पर हमें ख़रीदना चाहिए। और जब सामग्री, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी सामग्री है ना बच्चों, कि जब जिस सामग्री का क्रय करने का आदेश दे देना चाहिए, यानी कि जो सामान ख़त्म होने वाला है उसको हम पहले ही ख़त्म होने से पहले उसका ऑर्डर दे दें, इससे कि आते मतलब वो हमारी ख़त्म होने से पहले ही वो सामग्री हमारे पास हो जाए। तो इसके लिए जबकि हमें अपनी उतनी ही मतलब हमें जो कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए सामान को ख़त्म होने से पहले, ताकि सामान हमारा ख़त्म होने से पहले हमारे पास आ जाए। ये देखिए बच्चों, ये होगा बच्चों। उसके बाद है आपके, यानी कि अब आ गया इसकी मान्यताएं क्या होती हैं पूरी ऑर्डर की। ये आदेश बिंदु में निम्नलिखित मान्यता पर आधारित है। ये देखिए, अब है आपका औसत एवरेज स्टॉक लेवल। सबसे पहले अब इसके कारक कौन से हैं, खतरे का डेंजर्स लेवल, यानी कि सामान्यतः खतरे का स्तर न्यूनतम स्कंद स्तर से कम होता है। यानी कि जब हमारे पास मटेरियल कम होगा तो हमारे उसको चोरी होने का डर भी कम होता है, यानी कि डेंजर लेवल कम होता है। भंडार गृह में कभी कभी सीमा से कम स्कंद होना चाहिए। स्कंद के खतरे का स्तर आ जाने से क्रय संबंध सामग्री क्रय करने के लिए विशेष प्रयत्न करने चाहिए। यदि हमारा मान लीजिए खतरे का स्तर ऐसे है कि मान लीजिए हमारा जो है बच्चों क्या कहते हैं स्टोर, मतलब जो आपका यानी कि जहाँ पर आपने सामान रखा है वहाँ पे यानी कि चूहे लग गए, मान लीजिए चूहा सामान ख़राब कर रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम आ रही है, सीलन की वजह से वहाँ ख़राब हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए उस ऐसे माल को, यानी कि जब वो पूरा खतरा हमें लगे कि वो पूरा ही सामान ख़राब होने वाला है, तो उससे बेटर यही है कि बच्चों हम उसको जो है पहले से ही उसको जो जितनी मात्रा जैसी ही कंडीशन है उसमें उसे बेचने का प्रयास करना चाहिए।
डेंजर लेवल 2 डेज ऑफ नॉर्मल कंजप्शन, यानी कि कुछ व्यवसाय में सामग्री स्कंद खतरे की सीमा न्यूनतम स्कंद के ऊपर परंतु आदेश देने के नीचे निश्चित की जाती है। यदि सामग्री स्कंद पुनः आदेश की सीमा देने पर क्रय कर दी जाए तो खतरे का आने का माल प्राप्त नहीं है और वे विभाग सामग्री के संबंध में सतर्क हो जाना चाहिए। यानी कि क्या है कि हम जो सामान जो खरीदते हैं तो उसके बाद में ख़त्म होने से पहले यदि उसको हम आदेश नहीं देते हैं तो इसके बाद में क्या होता है कि दोबारा आदेश देने तक और जब माल आने तक जो है क्या होता है कि खतरे जो है ये एक डेंजर वाली बात होती है कि माल अभी तक आया नहीं और आपका काम रुक गया है ना। तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए बच्चों। उसके बाद अब हमारी जो दूसरी टेक्निक है EOQ है ना बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो बताएंगे क्योंकि काफ़ी कुछ सारा आज काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं इसी क्वेश्चन में है बच्चों ये EOQ यानी कि मितव्ययी मात्रा आदेश टेक्निक। अब इसके बाद वाली आपकी टेक्निक्स आ जाएगी तो वो हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए बच्चों इतने ही क्वेश्चंस आपने क्या करे हैं आज क्वेश्चंस बच्चों, आज आपने सामग्री प्रबंधन के कार्य करे हैं आज। उसके बाद है आपने व्यवसाय विश्लेषण की टेक्निक और उसके निर्धारित करने के जो न्यूनतम स्कंद स्तर हैं अधिकतम सब उनके प्रभावित करने वाले कारक के बारे में आपने पढ़ा है बच्चों। कल अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम EOQ टेक्निक से स्टार्ट करेंगे और फिर हम आपका जहाँ तक है बस वो लास्ट ही क्वेश्चन होगा, उसके बाद में हमारा ये मटेरियल मैनेजमेंट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखिए और क्लास अटेंड करिए बचकर वो क्लास अटेंड ज़रूर करिए बच्चों, क्लास अटेंड आप लोग ज़रूर करिए। जो आपकी क्या कहते हैं जो जूम क्लास चल रही है जूम ऐप पर आप लोग क्लास अटेंड नहीं करते हैं बच्चों, ये बहुत गलत बात है, आपको क्लास अटेंड करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब मैं वीडियो को बंद करती हूँ और आप अपना जितने भी क्वेश्चन बताएं उनको कर लीजिएगा। एक मिनट बच्चों, पता नहीं क्या रीज़न है वीडियो देख नहीं पा रही हूँ।